नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में बागी तेवरों के संबंध में। दरअसल वंशवाद और बगावत ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को तंग कर रखा है। आज हम बात करेंगे कि बगावत के बिजुल कांग्रेस में बजना शुरू हो गए। ये जो बिगुल हैं कल के दिन हो सकता है कि भाजपा में भी तेज बजे, क्योंकि बीजेपी की 5वीं सूची आना बाकी है और 5वीं सूची में जो मंत्रियों को टिकट कटने की संभावना है, अगर ऐसा होता है तो फिर भाजपा के भीतर भी बागी तेवर हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 229 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और बागी रुझान आना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश में नासिर इस्लाम, जो कांग्रेस के उत्तर भोपाल से दावेदार थे, उन्होंने बगावत का ऐलान करते हुए बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह भोपाल की हुजूर सीट से पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं। इसके अलावा बात करें हम गोटे गांव की, जहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदला और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट वहां उन्होंने वापस किया है। पहली सूची में, दूसरी सूची में एनपी प्रजापति का नाम कट गया था, वहां से शेखर चौधरी का नाम था, लेकिन शेखर चौधरी का नाम हटने के बाद वापस एनपी को टिकट मिला और शेखर चौधरी ने बागी तेवर वहाँ अख्तियार कर लिए हैं और इससे एनपी प्रजापति को दिक्कत हो सकती है। यही स्थिति दतिया में है। राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने वापस उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जहां अवधेश नायक का उन्होंने नाम घोषित किया था, जो भाजपा से कांग्रेस में आए थे, उनका टिकट काटकर पुराने प्रत्याशी राजेंद्र भारती को टिकट दिया है, तो वहाँ भी स्थिति विकट हो रही है उम्मीदवार के लिए, कांग्रेस के लिए। आज हम इसी पर बात करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी थोड़ी सी छीटाकशी की टिप्पणी की है और कांग्रेस पर तंज कसा है कि कमलनाथ और दिग्विजय तो अपने टिकट ले गए और बाकी लोग हाथ मलते रह गए। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत तोमर जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल देवदत्त दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। चर्चा की शुरुआत के पहले हम जरूर सुनना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा और पिपरिया से बागी उम्मीदवार, बागी तेवर दिखाने वाले राधेश्याम क्या कह रहे हैं। पहले उनको सुन लेते हैं और फिर करेंगे चर्चा शुरू। मैं संदेश कमलनाथ जी को यह देना चाहता हूं कि आपने जो काम सौंपे थे हम लोगों के लिए, कि गांधी चौपाल है, नारी सम्मान है, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हम सब लोगों ने, विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा कार्य किया और कहे उपरांत पूरा आपका वचन पूरा किया है। तो पिपरिया विधानसभा टिकट दें। बाहरी प्रत्याशियों का विरोध हम करते हैं, बाहरी प्रत्याशी कहीं यहाँ जीतेगा नहीं, इसलिए लोकल में ही टिकट दें। जो वाणिज्य सक्षम है जिताने में जनसंपर्क अभियान अच्छा है, इसलिए कमलनाथ से महोदय विनम्र निवेदन करते हैं कि लोकल में ही टिकट दें। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति भीतर भी खराब है और बाहर भी खराब है। और गठबंधन जो उन्होंने उस पर भी कटाक्ष किया है कि इंडी अलायंस, जिसको कांग्रेस इंडिया बोलती है, इंडी अलायंस के भी यहाँ मैंने टूटने के संकेत तो क्या टूट ही चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। आम आदमी पार्टी यहाँ तैयारी कर रही है उम्मीदवार खड़ा करने की। इसके अलावा बसपा ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो सीधी सी बात है कि गठबंधन कांग्रेस का, इंडी अलायंस, वो तो यहाँ बहुत असर नहीं दिखा रहा, लेकिन कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकती है। लेकिन भाजपा के भी बहुत अच्छे दिन आएंगे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो सूची आएगी 5वीं, उसमें अधिकांश उम्मीदवार होंगे मंत्री। जब मंत्रियों के टिकट कटेंगे तो बगावत की खबरें भाजपा के भीतर से भी आएंगी
और उस वक्त हो सकता है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ भाजपा के भी इस तरह से मजे लें जैसे शिवराज जी ने अभी कांग्रेस के मजे लिए। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम चर्चा करेंगे। जयंत तोमर जी, देवदत्त दुबे जी, रमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जी, दरअसल सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाके हैं, उसमें ग्वालियर चंबल भी है, विंध्य भी है और बुंदेलखंड भी है। महाकौशल में थोड़ी सी शांति है। जबलपुर की बात करें, हम होशंगाबाद की बात करें, वहाँ शायद बगावत कम होगी, लेकिन होशंगाबाद महाकौशल की बात करें तो गोटे गांव से, जहाँ से नर्मदा प्रसाद प्रजापति मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, उनका टिकट कट गया था सूची में, और उसके बारे में बताते कि मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े वकील ने हाईकमान से बात की और उसके बाद उनका टिकट बहाल हुआ है। और इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि उनके बारे में जो हाईकमान को फीडबैक दिया था वो ये था कि जो सरकार गिरी है कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार को गिराने में एनपी प्रजापति की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। लेकिन बाद में स्थिति साफ हुई, हाईकमान को बताया गया कि प्रजापति की वजह से सरकार नहीं गिरी है, तब जाकर एनपी प्रजापति का टिकट बहाल हुआ, उनको दोबारा वहाँ से टिकट मिला है। और शेखर चौधरी जो कमलनाथ कैंप के माने जाते थे, उनका टिकट कट गया है। खास बात यह कि शेखर चौधरी भी वहाँ एक तरह से बागी हो रहे हैं और वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अलग बात है कि कांग्रेस उनको मना ले, क्योंकि कांग्रेस ने, जैन जी, एक बात और शुरू की है कि विधान परिषद का गठन करेंगे मध्य प्रदेश में। तो जो बगावत कर रहे हैं, जो असंतुष्ट है, जिनको टिकट नहीं मिला है, उनको कहा जा सकता है कि सरकार तो बनने दो। सरकार बनी तो आपको विधान परिषद में लेकर आएंगे, इसके अलावा निगम मंडलों के अध्यक्ष बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे सत्ता के रास्ते हैं जहां विधायकों को टिकट नहीं मिलने वालों को एडजस्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अभी तो कांग्रेस में बगावत है, हो सकता है कल जब भाजपा की सूची आए तो वहाँ भी हमको बागी तेवर देखने को मिले। और वंशवाद की जहाँ तक बात है तो दोनों दल बराबरी पर चल रहे हैं। 25 सीटें कांग्रेस ने दी है अपने जो लीडर हैं उनके परिजनों को, और भाजपा ने 26 लोगों को टिकट दिया है। आपकी राय, ये कांग्रेस की बगावत कितना नुकसान करेगी कांग्रेस को, कितना कांग्रेस संभाल पाएगी, और बीजेपी कितना इसका आनंद उठाएगी और कितना लाभ लेगी? जैन जी। जी, बिल्कुल सही विषय उठाया आपने। वंशवाद और बगावत दोनों एक साथ चल रही है मध्य प्रदेश की राजनीति में। हम देखें कि जो आपने विषय उठाया कि किस तरह से एनपी प्रजापति जी का टिकट बहाल हुआ, तो उसमें कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका रही। और राजस्थान में जिस तरह से सोनिया गांधी ने, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने सीधे सीधे उस सूची को देखा और शांतिलाल धारीवाल का टिकट काटा, और दो और हैं जिनका सूची में नाम नहीं था। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन ये जो बात है बगावत क्यों हो रही है? बगावत तो सीधी सीधी बात है, इसलिए हो रही है कि अब विचारधारा जैसी कोई बात कहीं रही नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो या किसी और पार्टी की। बसपा ने तो पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है, हम सब देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जी। और समाजवादी पार्टी अपने आप को यादवों के अलावा और किसी समुदाय की पार्टी बन नहीं पाई है। और आम आदमी पार्टी अपना आधार तलाश रही है मध्य प्रदेश में। और वो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो, इन सब ने उनको मौका दिया है जिनको टिकट नहीं मिला था, जिनका थोड़ा बहुत आधार था, और इस हिसाब से ये अपना एक वोट का आधार बनाना चाहते हैं, जिससे कि चुनाव आयोग के सामने रख सकें कि हमारे इतने वोट आते हैं। दरअसल वो विचारधारा की कोई वोट नहीं है। कार्यकर्ताओं ने शहरों में और गाँव की खाक छान के कोई कैडर तैयार नहीं किया है और उस पार्टी की कोई विचारधारा को आगे बढ़ाया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वंशवाद की अगर बात करें, और उससे पहले बात कर लेते कि राजेंद्र भारती जी का जो प्रकरण है जी, कितना मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रातों रात उनको टिकट दे दिया। लेकिन उससे पहले क्या देखा था कि भारतीय जनता पार्टी से आए हुए एक व्यक्ति को, अवधेश नायक को आपने टिकट दे दिया, और दे दिया तो फिर पूरे आप कायम रहते, फिर आप पलट गए। तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं टिकटों के वितरण में कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती हैं, और अंततः जब दबाव होता है दिल्ली की तरफ लोग रुख करते हैं, और जब समझते हैं कि सीट हार जाएंगे तब आप फैसला बदल देते हैं। तो वंशवाद, बीजेपी ने अपने वंशवाद को इस आधार पर थोड़ा सा दिखाया कि जो लोग अपने अगली पीढ़ी को टिकट देना चाहते थे, उन्होंने कहा कि आप ही लड़िए, नरेंद्र सिंह तोमर जी आप ही लड़िए, कैलाश विजयवर्गीय जी आप ही लड़िए। तो कम से कम 5-6 बड़े लीडर्स को तो हम जानते ही हैं जो
अपने अगली पीढ़ी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस तरह से किसी तरह से लीपापोती बीजेपी ने की है जी। बिल्कुल। जैन जी, एक बात और है कि बहुत शोर सुनते थे सर्वे का, पार्टियां सर्वे करा रही है, बड़ी बड़ी एजेंसियों को हायर किया है जो कई करोड़ रुपए लेकर सर्वे कर रही है, और पार्टियों ने क्राइटेरिया बनाए, उम्र के भी बनाए, हार जीत के भी बनाए कि जो 10,000 से ज़्यादा का हारा होगा उसको टिकट नहीं देंगे, जो 10,000 से ज़्यादा जीता उसको टिकट दे देंगे। तो ये जो सर्वे हैं, ये सब सर्वे सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। कांग्रेस ने कहा था कि जो बीजेपी से आएगा उसको टिकट नहीं देंगे हम, रातों रात जो बीजेपी से आया उनको टिकट दे दिया। आप देखिए कि जो अजब सिंह है आपके मुरैना के, उनका टिकट काट दिया। उन्होंने दावा किया है कि वो कमलनाथ को सबक सिखाएंगे और वहाँ की 5-6 सीटें उन पर कांग्रेस को हरवा देंगे। इसी तरह यादवेंद्र सिंह जो चंबल की, यहाँ की विंध्य की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ को सबक सिखाऊंगा और आसपास की जो सीटें वहाँ अपना असर दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने मेरा टिकट काटा तो मैं कांग्रेस को जीतने नहीं दूंगा। तो ये जो जिस तरह की एक तरह से पार्टी के भीतर जो मर्यादा टूट रही है बगावत की, पहले बगावत होती थी थोड़ा लिहाज करके होती थी, अब शब्दों की मर्यादा नहीं बची। कमलनाथ को सबक सिखाएंगे, कांग्रेस की 12 बजा देंगे, पार्टी गई तेल लेने, इस तरह की जो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं बताती कि जो आपने कहा कि अब विचार नहीं बचे, विचारधारा से कोई पार्टी नहीं चल रही, कोई कैडर नहीं है, सीधा है कि प्रत्याशियों की लूट मचा दो, तोड़ लो फोड़ लो, जो जीते उसके टिकट दे दो, भले वो अपराधी हो, भूमाफिया हो या पूंजीपति हो। तो ये सब चीज़ें तो हमें लगता है कि सिर्फ बातों की रह गई है। बहुत कम जगह जहां इसका महत्व बचा है कि पार्टी अपने कैडर पर ध्यान दे रही है, विचारधारा पर ध्यान दे रही है। और उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये आगे जाकर तो ये बहुत भारी भरकम कॉलेज में पढ़ाने वाला विषय बन जाएगा, विचारधारा के हिसाब से राजनीति करना। आम आदमी पार्टी का भी आपने जिक्र किया, वो भी अपनी विचारधारा से भटक रही है। कुमार विश्वास तो लगातार उनकी बखिया उधेड़ते रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि बहुत सी चीज़ें जिनका मैं जिक्र करूंगा, मुरैना के सुमावली का अजब सिंह का जिक्र किया मैंने, रीवा में राजेंद्र शर्मा के टिकट कटने से, टिकट मिलने से जो है वहाँ की जो कांग्रेस की उपाध्यक्ष है कविता पांडे, महिला कांग्रेस की, वो नाराज़ है, वो बागी हो रही हैं। तो तमाम जगह ऐसी खबरें आ रही हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चंबल हो, इसके अलावा विंध्य की बात करें तो हालत ख़राब है। देवदत्त जी, बुंदेलखंड से विंध्य से आपका गहरा वास्ता है, आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, क्योंकि कांग्रेस एक टिकट छोड़ दे बैतूल वाला, उसको छोड़कर कांग्रेस ने सारे टिकट बांट दिए, आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो कहा था कि हम भाजपा से लोग आएंगे उनको टिकट नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी में तो यही हुआ है, सिंधिया समर्थक जो पहुंचे थे सबको टिकट दिया था और कांग्रेस ने पानी पी पी कर उनको कोसा था कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी और हमारे जो लोग हैं उनको टिकट दे दिया, और बीजेपी तो सिर्फ खरीद फरोख्त करती है। तो अब चीज़ें बची नहीं हैं, सिद्धांतों की बातें सिर्फ एक दूसरे पर तहमत के लिए बची है, सब सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। आपकी राय बुंदेलखंड, विंध्य और चंबल में क्या लगता है? अरविंद जी, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। हमेशा ये आदर्श और सिद्धांतों की बातें केवल कार्यकर्ताओं को बैठकों में घुट्टी पिलाने के लिए और बाहर मीडिया में दिखाने के लिए हैं, लेकिन अंततः तो जो जीता वही सिकंदर, जिसके दमखम है वही उसी को टिकट, चाहे जोड़ तोड़। थोड़ा सा अंतर आया है कि पहले एकदम से सिफारिशें कोटा चलते थे, कहीं सिंधिया का, दिग्विजय सिंह का, कहीं कमलनाथ का, पचौरी का, बहुत सारे कोटे चलते थे जी। लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने इस कोटा तो रखा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा अच्छे प्रत्याशी जीतने वाले, लेकिन अंत में वो सब गणित फेल हो गए, सर्वे एक तरफ रखे रह गए और फिर वही टेबल पे जो डिस्कस होता है, ये यहाँ नहीं तो ये यहाँ। सागर जिले में तो कई सीटों पे ऐसे माना जा रहा है जैसे बाकोवर दे दिया हो, क्योंकि वो 4 महिलाओं को दिया है, जिसमें सागर से निधि जैन भर मजबूत महिला मानी जा रही हैं, क्योंकि वो महापौर का भी हाल ही में चुनाव लड़ी थी, तो उनकी थोड़ी फिर सिंपैथी है जी। बाकी रक्षा राजपूत भूपेंद्र सिंह के सामने बहुत बौनी साबित होंगी, एक तरह से उनका कोई वो नहीं है। और ज्योति पटेल भी गोपाल भार्गव के सामने, खैर वहाँ ऐसा भी कि किसी को भी देते क्षेत्र से तो वहाँ परिणाम कुछ आ नहीं सकते थे, वहाँ भार्गव जी की जमीनी पकड़ है, वो 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन और भी सीटों पे जहाँ अच्छे प्रत्याशी दिए जा सकते थे, पार्टी पता नहीं कि दिग्विजय कमलनाथ के उसमें जो आपने कपड़े फाड़ वाली देखी होगी वचन पत्र जारी करते समय, उस राजनीति की शिकार हुई। छतरपुर में भी विरोध है, टीकमगढ़ में तीनों एक ही जाति के टिकट हो गए, उस कारण भी दिक्कत है। लेकिन अंततः जो होता है वही हुआ कि तेरा मेरा और ये इधर उधर समीकरण,
और वही सब जो टिकट में लीपापोती होती वही सब हुआ। अब भाजपा की इसी कारण इसमें कांग्रेस में विरोध शुरू हो रहा है, और भाजपा की आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं, कुछ ही देर में जारी होने वाली है और या सुबह तक आ जाएगी, तो कल से फिर भाजपा की होगी। क्योंकि ऐसा ये दौर है कि कई लोगों को लगता है जैसे उनका ये आखिरी चुनाव हो, कई लोगों को लगता है कि अब मौका मिलेगा कि नहीं, अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी कि नहीं, और अब विकल्प भी बसपा और आप जैसे दिख रहे हैं उनको। तो बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जिसमें घमासान अब तक के चुनाव में सर्वाधिक होगा। बिल्कुल, और इसी कारण ये टिकट में मारा पत्ती ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। भाजपा छोड़कर गए दीपक जोशी को भी खातेगांव में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे जो भाजपा में भी आ गए थे, रामकिशोर शुक्ल, महू में विरोध का सामना कर रहे हैं, वहाँ भी उनके खिलाफत हो रही है। और सिवनी मालवा में ओम रघुवंशी जो हजारीलाल रघुवंशी के चिरंजीव हैं, उनका टिकट काट कर वहाँ रघुवंशी बहुल चला गया। हालांकि हम जातियों पर बात नहीं करते, लेकिन जो उनका वोट बैंक है उसको छोड़कर वहाँ दूसरी जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया। अजय बलराम जो जाट समुदाय से संबंध रखते हैं, तो कहा जा रहा है कि वहाँ भी कांग्रेस की हालत ख़राब है। अभी तो जो असंतोष है उसको संभालने की कोशिश हो रही है। ये जितना संभल जाएगा उतनी स्थिति ठीक होगी, वरना जावरा में बीरेन्द्र सोलंकी और डीपी धाकड़ जो दावेदारी कर रहे थे वो भी विरोध में उतर आए। रतलाम ग्रामीण में कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह डिंडोर बाहरी ताकत बताकर विरोध कर रहे हैं। तो बहुत सारी स्थितियाँ हैं जो असहज बता रही हैं प्रत्याशियों के लिए भी और पार्टी के लिए भी। रमेश सिंह जी, आम आदमी के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपको क्या लग रहा है कि जो सर्वे होते हैं, जो क्राइटेरिया बनते हैं, वो वोट टिकट देने के लिए होते हैं या टिकट काटने के लिए होते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जब टिकट देना होता है तो रातों रात जो कोई आदमी आता है, पार्टी उनको टिकट देती है, और जब टिकट काटने की बात होती है तो कहते हैं कि अभी तो आप बहुत जूनियर हो, अभी आप नए हो, इसलिए आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है कि कांग्रेस में तो अभी बगावत शुरू हो गई है, जैसा देवदत्त जी बोल रहे हैं कि आज या कल भाजपा की भी अंतिम सूची आ जाएगी, तो बागी तेवर वहाँ भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग कांग्रेस पर, और बीजेपी आनंद ले रही है कांग्रेस की बगावत का। आपकी राय रमेश सिंह जी? प्लेटफॉर्म पर, और उसकी पूरी संभावना हम देख रहे थे, पार्टियां भी ये प्रतीक्षित थी कि ये बगावतें होगी भारी भी, मतलब एक प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना है, हम सब जता रहे इसी प्लेटफॉर्म पे। असल में क्या है, नैतिकता हुई या सिद्धांत हुए या विचारधारा हुई, ये आज 2023 में टोटली मर चुकी है। इनका राजनीति में कोई स्थान बचा नहीं है। जैसे जैसे भारतीय लोकतंत्र समृद्ध हो रहा है, प्रबुद्ध हो रहा है, वैसे वैसे आधुनिकता के नाते जिस तरह जीवन शैली बदल रही है, उसी तरह से नैतिकताएं बदल रही है। ये बगावत करने वाले हर, देखिए इस समय आज कांग्रेस में है, आप कल बीजेपी की सूची आने दीजिए, इसमें भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा। असल में क्या है कि इन लोगों का लोकतंत्र की राजनीति में जिस तरह का हम देख रहे हैं कि न्याय है नहीं है। एक बार विधायक बनने के बाद जो विधायक होता है या सांसद होता है, उसे इस बात से मतलब नहीं होता है कि उसे जनता के बीच में क्या करना है, वो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने और पैसे कमाने में लग जाता है। फ्री का पैसा आता है, नैतिकता, विचारधारा, सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। तो उनकी स्थिति ये हो जाती है कि उनका मन इतना मतलब दुष्ट हो जाता है कि वो ये सोचने में भी असमर्थ हो जाते हैं कि जिस पार्टी ने उन्हें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से समृद्ध होने का मौका दिया, और जरा मौका मिला, जरा स्वार्थ आया और वो पलटी मार देते। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी लोकल में यही हो, ये उच्च स्तर की जो राजनीति है वहां से शुरू हुई है। आप मतलब हर पार्टी में केंद्र के स्तर पर देख लीजिए, इस तरह की बगावतें, दल बदल, गद्दारी वहां चलती रही है, और वो भारतीय राजनीति का चरित्र बन चुका है। बिल्कुल, ये बीमारी छोटे मोटे लोगों तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत ऊंचे स्तर से शुरू हुई है, और निचले स्तर पर ये मतलब कैंसर की तरह, कलंक की तरह जम चुकी है। भारतीय लोकतंत्र का पता नहीं भविष्य क्या होगा, मेरे समझ में नहीं आता। बिल्कुल, आपकी चिंता वाजिब है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग कहते हैं कि लोकतंत्र जितना परिपक्व हो रहा है उतना देश मजबूत होगा, लेकिन राजनीति में जो स्थितियां अभी दिख रही हैं चुनाव में, वो स्थिति चिंता में डालने वाली है। हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में एक ऐसे नौकरशाह जो IPS अधिकारी रहे, बाद में वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, रुस्तम सिंह मंत्री बनते हैं, और जब उनको टिकट नहीं मिलता तो वो बसपा में शामिल हो जाते हैं। अभी की बात है। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जिसका पेट भरा है या जिसका पेट खाली है वो बगावत कर रहा है।
जिसको सब मिल गया जीवन में, उसको भी चाहिए कि अब जो कुछ छूट ना जाए मेरे से। तो जो खबरें हैं वो ये कि रुस्तम सिंह बागी हो गया भाजपा से, वो बसपा से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा अभय मिश्रा कल तक कांग्रेस में थे विंध्य के, फिर भाजपा में आए और फिर वापस कांग्रेस में चले गए और 24 घंटे बाद ही कांग्रेस ने उनको टिकट भी दे दिया। तो रीवा जिले की सिमरिया सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जयंती जी जो चिंता में डालती हैं। रमेश सिंह जी जो चिंता जता रहे हैं, आपने जो शुरुआत में कहा कि अब विचारधारा बची नहीं है, अवसरवादिता है, और लोग अवसरवादिता को ही बुद्धिमानी मानते हैं, उसी को मानते हैं कि वो बहुत ज्ञानी और समझदार हैं। उन्होंने किस तरह से जो पार्टी उनकी माँ की तरह थी उसको कैसे धोखा दिया और दूसरी पार्टी में जाकर उन्होंने अपनी माँ को हरा दिया और खुद विधायक बन गए या सांसद बन गए। ये जो गिरावट है, ये जो नैतिक पतन है, ये नुकसान करेगा। आपकी राय? अभी तो ठीक दिख रहा है लेकिन आने वाले दिनों में लोकतंत्र की और बदहाली होने वाली है, दुर्गति के आसार दिख रहे हैं। संक्षेप में आपकी राय? कारण है दरअसल ये हमारा जो मतदाता है और जो नागरिक समुदाय है उसकी नासमझी कहें या अपरिपक्वता है, वो भी एक बात है। क्या लोग मांगते हैं? ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो उन्हें सड़कें चाहिए, अपने घर के सामने एक हैंडपंप चाहिए, ट्रांसफार्मर होना चाहिए उनके खेत पर, और दतिया में है तो रिवॉल्वर के लाइसेंस होने चाहिए। तो जहां ये सारी चीजों के आधार पर सब कुछ तय हो रहा है, वहां विचारधारा की तो बात ही नहीं है। आप तो लोगों के बुनियादी सुविधाएं और व्यक्तिगत सुविधाओं का ध्यान रखते चलिए और उनसे मिलते चलिए। मुरैना जिले में या खासतौर पे ग्वालियर में भागवत कथाएं करा रहे हैं और जनसंपर्क हमेशा। तो वो जो ये 6-7 चीजें हैं जिसके जो राजनीति का आधार बन गई हैं और जनता भी उन्हीं को मान रही है कि यही राजनीति है। और उसके बाद पैसा है, पैसा जिनके पास है वही तो रोज आवागमन कर पाएंगे। अब कौन साइकिल से चलता है? वो जमाना रहा होगा जब साइकिल से। बिल्कुल। इंदौर में जो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, लक्ष्मण सिंह गौड़। अब लक्ष्मण सिंह गौड़ वो साइकिल से ही तो पूरा अपना 2003 में उन्होंने एक झंडे से इलेक्शन लड़ा था, 2003 की बात है। लेकिन अब उसके बाद स्थितियां तो अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की बातें हम लोग करेंगे तो नई पीढ़ी मानेगी कि कोई गप हाँक रहे हैं, कोई आदमी का एक झंडे से इलेक्शन जीत सकता है, लड़ सकता है। हम परिवारवाद की बड़ी मजम्मत कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप लंबी फहरिस्त है दोनों पार्टियों में। छतरपुर में पूर्व मंत्री जो राजघराने से मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह वहाँ टिकट पा गए भाजपा की तरफ से। प्रेमचंद गुड्डू की लड़की कांग्रेस से टिकट पाने में सफल होगी, रीना बोरासी की बात करें। अशोकनगर की मुंगावली से पूर्व सांसद देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह को टिकट दे दिया गया। विदिशा की, हम इंदौर 3 की बात करें तो भाजपा कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता रहे महेश जोशी, उनके बेटे को टिकट मिल गया, पिंटू जोशी को। दीपचंद्र यादव समाजवादी पार्टी में यूपी के बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी और बेटी दोनों को टिकट मिल गया है, इसकी हमने अभी परसों भी चर्चा की थी। और पृथ्वीपुर की बात करें, वहाँ से उनकी बेटी को टिकट मिला, दीपचंद यादव की हम जो बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि दोनों पार्टियों में इस तरह की बेशर्मी की लंबी फहरिस्त है। बातें जरूर करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर पंचायत के चुनाव तक कि हम परिवारवाद के बहुत खिलाफ है, लेकिन जब खुद का नंबर आता है तो सारे नियम कायदे एक तरफ हो जाते हैं, सब सर्वे छूट जाते हैं। देवदत्त जी, आपकी राय की ये जो सर्वे होते हैं, क्राइटेरिया टिकट काटने के लिए होता है, टिकट देने के लिए सब चीज़ें, कोई पार्टी हो, मनमोहन शाह भट्टी की बेटी मोनिका भट्टी 24 घंटे पहले पार्टी में आती है, टिकट पा जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत से एग्जाम्पल हैं। आपकी राय कि लोकतंत्र की जो धारा है वो किधर जाने वाली है? अभी तो लोग सब बात करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हो रहा, मजबूत हो रहा है, लेकिन जो गिरावट देखने को आ रही है पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव में, वो चिंतित करने वाली, दुखी करने वाली है। सीन दोनों दलों के सूचियां आने के बाद बना है, उसमें मैं कह सकता हूं कि जो दावेदार अब पुतला जला रहे हैं या रो रहे हैं, उनके लिए इतना ही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, हर तकदीर लिखने से पहले। क्योंकि अब देख रहे हैं हम कि जिनको दमखम है वो टिकट ले आ रहे, कटवा के ले आ रहे। घोषित हो गया शेखर चौधरी का गोटरी गांव से, नर्मदा बचाए फिर ले आए, अवधेश नायक का करके राजेंद्र भारती फिर ले आए, केपी सिंह का भी वहां। ऐसे कई उदाहरण हम देख रहे हैं जो कल, और गिरजा शंकर कल आए फिर टिकट ले गए। जैसे राकेश चौधरी जिन्होंने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान
वो किया था पार्टी के साथ, वो टिकट लिया है। तो कुल मिला के अब तो टिकट लाने का यही है कि आप इतना बुलंद रखो या फिर इतनी बिल्कुल हस्ती रखो कि आप सबक सिखा दो। बिल्कुल, या तो जी। आप हौसले बुलंद रखो, या आपको पार्टी को हराने की आप में ताकत हो, या टिकट खरीदने के आप में जज्बा हो कि आप टिकट खरीद सकते हैं, या फिर आप इतना भी करें कि हमें कुछ भी हो, अगर पार्टी टिकट काटेगी तो हम पार्टी को हरवा देंगे, जिसको हम मां कहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। कल बीजेपी का भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सूची आ जाएगी, तो वहाँ की बगावत भी हम देखेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूँगा। जैन जी आपका बहुत साधुवाद, रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद, और दिवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। हमने आज बात की बगावत के बिगुल और वंशवाद पर। कल हम भाजपा पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।